गुड मॉर्निंग। नमस्कार। सॉरी। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, और यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ रोजाना सुबह 10:30 बजे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, वो भी हिंदी में। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं वो भी हिंदी में, जिसका सोर्स ये सब है। यहाँ से लेकर के मैं आप लोग के लाता हूँ रोजाना सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे यूट्यूब पे। और उसका जो सोर्स है उस एडिटोरियल का, ये है उसका सोर्स जो मैं आप लोगों को पर डे पढ़ाता हूँ। जो भी मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे यहाँ पे क्लास लेता हूँ 10:30 AM पे, उसका सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। यहाँ से जो भी मैटर मुझे लगता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, वो मैं पर डे आप लोगों के लिए 10:30 बजे यूट्यूब पे लेकर के आता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप लोगों को पता है एक अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपने तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ, सभी क्लास के लिंक और पर डे न्यूज़पेपर वगैरह जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। और ये जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है इसे भी जरूर फॉलो करें। यहाँ पे दो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। एक 3:30 बजे से 3:30 PM से होती है अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लास, ऐप पे, और फ्री होती है आप सबके लिए वो क्लास। उसके लिए कोई चार्ज लेना नहीं। 1 ईयर, 1 साल के पूरे करेंट अफेयर्स, 1 साल के करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे डिस्कस कराता हूँ। और इसी चैनल पे 5 बजे से 5 PM से क्या होता है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का टेस्ट होता है, एनसीईआरटी का टेस्ट। और यहाँ भी 1 साल के करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। यहाँ भी टेस्ट है और यहाँ भी टेस्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आपके लिए। जो एनसीईआरटी है 6 to 12 तक की सारी एनसीईआरटी यहाँ पे मैं कवर कराता हूँ। और अभी इसमें हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री के बाद फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह जो भी है यहाँ पे शुरू होगा। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी के लिए हर कदम पे आपके साथ हैं, आपके तैयारी पे हर कदम पे मदद करेंगे। ये सब अपकमिंग कोर्सेज हैं, ये सब कोर्स अभी शुरू होने वाले हैं अनअकैडमी के सारे, अभी कोर्स स्टार्ट होंगे। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का है, एक प्लस है एक आइकॉनिक है। ये दोनों क्या है, जीएस का कोर्स है और जीएस का फाउंडेशन कोर्स है। पूरा बेसिक से यहाँ पे कवर कराया जाता है। और प्लस पे आपको इसके लिए डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और ये जो फाउंडेशन है ये आपका 1 साल का होगा, क्योंकि मिनिमम 1 साल लगते ही लगते हैं। 2 साल का, 3 साल का, अलग अलग प्लान है। 1 साल का उनके लिए जिनको 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है, 2 साल का इनके लिए जिनको 23 में देना है, और 3 साल का उनके लिए जिनको 2024 में देना है। यानी कि जो अभी क्लास 12th में है, अभी से यूपीएससी के लिए फोकस कर रहे हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, उन लोगों के लिए प्लान है। और इन तीनों पे आपको 10% डिस्काउंट इस फीस पे मिलेगा। जैसे 1 साल की फीस 49,500 है, 2 साल की 72,000, 3 साल की 90,000, जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपसे वहां पे एक रेफरल कोड मांगता है। तो ये है वो कोड, स्वदीप, SWADEEP। आप ये जब कोड डालेंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 12 महीने का जो कोर्स है 1 साल का, उस पे 49,500 की जगह 44,550, 2 साल का हो जाएगा 72,000 की जगह 64,800, 3 साल का हो जाएगा 90,000 की जगह 81,000 रुपए। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक भी जीएस का फाउंडेशन ही है, मैंने आपको बताया था। इसमें भी ये प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि कंप्लीट रेगुलर क्लासेज होती है इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इसमें कुछ एडिशनल फीचर, जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी, और पर्सनली फीडबैक भी मिलेगा। ये भी आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्लान है। 1 साल का 6900, 2 साल का 1,07,000, 3 साल का 1,41,000। इन सब पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। यानी 1 साल की फीस हो जाएगी 62,550, 2 साल की 96,300, 3 साल की 1,26,900। तो ये सारा प्लान है। अब ये है यहाँ पे ऑप्शनल का, आप चाहे तो ऑप्शनल का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। यहाँ पे 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। 6 महीने की फीस 22,500, एक की 27,500, 1 साल की, 2 साल की 40,000, 3 साल की 50,000। इन सब पर भी इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इन सारे फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट आपकी 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250 रुपए, 1 साल की हो जाएगी 24,750, 2 साल की 36,000, और 3 साल की 45,000 रुपए।
और अगर आप दोनों साथ में लेते हैं, वो तो ऑप्शनल आप अलग ले सकते हैं, जीएस अलग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों कॉम्बो ले लेते हैं साथ में, जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल ले लेते हैं एक साथ में, तो भी आप 1 साल 2 साल 3 साल का वही फाउंडेशन, 1 साल की ऑप्शनल और जीएस आइकॉनिक की 88,705, 2 साल की का 31,510, 3 साल का 1,67,220। तो इन पर भी आपको इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इन सभी फीस पे 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और दूसरा, अगर आप जीएस का प्लस कोर्स ले लेते हैं और साथ में ऑप्शनल, तो भी आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ले सकते हैं। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 1,21,200। इस पर भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको सभी पे में मिलेगा। ठीक है, तो जल्द से जल्द आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना हो ले लें, कोड का इस्तेमाल करना जरूर बिल्कुल ना भूलें, कोड है स्वदीप। अभी अनअकैडमी कॉम्बैट मैंने आप लोगों को बताया ही था कि लाइव टेस्ट सीरीज है और अनअकैडमी ने आपके लिए शुरू किया है। 7 फरवरी सुबह 11 बजे है ये। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे जाएंगे तो आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट, वहीं पे इनरोल करना है। जब भी आप इनरोल करेंगे तो आपसे मांगेगा एक कोड, तो जो मेरा कोड है आप यहाँ पे डाल देंगे, स्वदीप SWADEEP, आप एक कोड डाल देंगे तो आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप इस टेस्ट को फ्री में दे सकेंगे। फ्री में है सबके लिए, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग होगी। 1 घंटे का टेस्ट, 60 क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव संडे, यानी हर 14 दिन पे होगा संडे संडे। ठीक है, जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उनको अनअकैडमी की तरफ से 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। और जो चौथे रैंक से लेकर 150 रैंक तक होंगे उनको अमेजन का 1,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और 25 तारीख से अनअकैडमी ने शुरू किया है एक बैच, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2021, 22 और 23 वालों के लिए। इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है यहाँ पे देखिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे 6 महीने का एक बैच अनअकैडमी ने शुरू किया है, जिन लोगों को इस बार 2021 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देना है उनके लिए 25 तारीख से, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में है। और 1 साल का भी फाउंडेशन है जिन लोगों को 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है उनके लिए, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, जो लोग बाइलिंगुअल करना चाहते हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो ये शुरू हो चुका है। 2 साल का भी फाउंडेशन बैच जिनको 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देना है उनके लिए भी अनअकैडमी ने शुरू किया है, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल। और एक एनसीईआरटी का भी बैच अनअकैडमी ने शुरू किया अलग से, स्पेशली एनसीईआरटी का, जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स वालों के लिए है, चाहे वो 21 में एग्जाम दे, 22 में दे, 23 में दे, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी हमेशा काम आती है। और इसी एनसीईआरटी के तर्ज पर मैंने भी एक टेस्ट शुरू किया है, टेस्ट प्रोग्राम है एनसीईआरटी का टेस्ट, जो अनअकैडमी ऐप पे होता है। रोजाना शाम को 5 बजे लाइव क्लास होती है। इसमें मैं 6 से लेकर 12 तक के सारे एनसीईआरटी के टेस्ट करा रहा हूँ। अभी हिस्ट्री से शुरुआत हुई है, अभी हिस्ट्री का चल रहा है। ठीक है, और हिस्ट्री जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है, आइए। और ये है वो आज का जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आज की क्लास। क्या क्या है यहाँ पे देखिए। आज मैं आप लोगों के लिए क्या क्या टॉपिक लेके आया हूँ, डेली न्यूज और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में। आज हम लोग क्या किन किन चीजों को कवर करेंगे। आज हम पहला पढ़ेंगे अभ्यास कवच के बारे में, एक्सरसाइज कवच क्या है इसके बारे में देखेंगे। दूसरा, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100। तीसरा, 24वां हुनर हॉट लगा है उसके बारे में देखेंगे। चौथा है कोविन ऐप क्या है इसके बारे में देखेंगे। 5वां, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में। 6वां, राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। 7वां, उकेरिया जोशी। 8वां, भू खतरा प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन। उकेरिया जोशी आप ये मत सोचिएगा कि कोई महिला है, नाम वो वैसा है। क्या है देखेंगे, एक चींटी की एक प्रजाति है जो अभी मिली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 9वां है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के बारे में। 10वां, संयुक्त राष्ट्र परमाणु संधि और परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि पे। और 11वां हम लोग देखेंगे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और सफेद मगरमच्छ के बारे में। तो ये 11 टॉपिक हैं जो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूं। तो एक एक करके हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे खास बात, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही इजी लिखा हुआ है। हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते चलेंगे और चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। क्या कह रहा है इसमें, पहला टॉपिक है हमारा अभ्यास कवच। क्या कह रहा है अभ्यास कवच के बारे में, ये देखिए, एक्सरसाइज कवच क्या है ये। अभ्यास कवच, एक्सरसाइज कवच क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि देश के एकमात्र संयुक्त बल कमान के रूप में अंडमान एवं निकोबार कमान एएनसी के तहत त्रिस्तरीय सेना के संसाधनों को मिलाकर एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास अभ्यास कवच का संचालन किया जाएगा।
ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा? अंडमान निकोबार में होगा। अंडमान निकोबार कमान जो है ANC, उसके तहत होगा त्रिस्तरीय सेना। तीनों स्तर की जो हमारी सेना है, जल थल और नभ, तीनों स्तर की जो सेना है, उन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ा, इन तीनों सेना में मिलकर आपस में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है अभ्यास कवच, एक्सरसाइज कवच। इसका संचालन किया जाएगा अंडमान निकोबार। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार जो कमांड है ANC, इसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। जो ANC है उसी के तहत हो रहा है ये कार्यक्रम, तो इसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। और पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, ये पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ANC, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें देखिए कि इसमें कौन कौन भागीदार हैं, इसमें कौन कौन भाग लेंगे, इस अभ्यास कवच में कौन कौन लोग भाग लेंगे, क्योंकि त्रिस्तरीय पहले ही कहा है। तो देखिए, जिसमें एक तो भारतीय सेना लेगी, इंडियन आर्मी, नेवल नौसेना, एयरफोर्स वायुसेना, और इसके अलावा इसमें एक और जो तटरक्षक बल हैं वो भी भाग लेंगे इस बार। ठीक है, इस बार नहीं, ये भी लेते हैं, तो ये लेंगे कौन कौन? अपना इंडियन आर्मी, नौसेना, वायुसेना, ये तीनों तो रहेंगी। इनके अलावा इस बार तटरक्षक बल भी भाग लेंगे जो तटों की रक्षा करते हैं। आगे देखिए, इसकी विशेषताएं क्या है अभ्यास कवच की, ये देखिए कि इस अभ्यास में समुद्री निगरानी संसाधनों के इस्तेमाल में तालमेल कायम करना है। ये समुद्री निगरानी के लिए जो भी संसाधन इस्तेमाल होते हैं उनके लिए तालमेल, वायु एवं समुद्री हमलों, वायु सुरक्षा, पनडुब्बी एवं लैंडिंग ऑपरेशनों के समन्वित अनुप्रयोग हैं। इसीलिए तीनों सेना और तटरक्षक बल इसीलिए साथ में इस अभ्यास को करते हैं। बृहद सैन्य अभ्यास है अभ्यास कवच। और संयुक्त बल अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय उच्च मारक क्षमता तथा रक्षात्मक प्रणाली को भी कार्यान्वित करेगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से आगे देखिए। और क्या कह रहा है कि तीनों सेनाओं के अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाना, संयुक्त रूप से सबको मिलाकर, और संचालन संबंधित तालमेल बढ़ाने की दिशा में मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करना। इसका लाभ क्या होगा? लाभ यह है कि यह अभ्यास किसी भी विषम खतरे से निपटने में सभी एजेंसियों की तैयारियों की जांच कर लेगा, जितनी भी एजेंसी हैं। और विषम खतरे का आशय किसी एक बल द्वारा अपनाई गई अपरंपरागत रणनीतियां और कार्यनीति से भी है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उनके टेक्नोलॉजी को, उनके तकनीक को, ये सब सारी चीजें। और क्या कह रहा है इसमें, और इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता क्यों है, ये देखिए। वर्ष 1993 और वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के कारण खराब समुद्री सीमा सुरक्षा थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मुंबई हमला हुआ था 2008 में, तो जो आतंकवादी इंडिया में आए थे वो समुद्री रास्तों से ही आए थे, इसी वजह से। और तटीय सुरक्षा के लिए अन्य अभ्यास, इसमें और कौन कौन से अन्य अभ्यास होते हैं तटीय सुरक्षा के लिए भारत में? एक अभ्यास सी विजिल होता है, ट्रॉपेक्स होता है, थिएटर लेवल रीडनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है, ट्रॉपेक्स का, और सी विजिल भी होता है। यह अच्छी चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा टॉपिक है आज का हमारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। क्या कह रहा है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, सौ का फुल फॉर्म ही है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। क्या है, ध्यान से पढ़िए। DRDO ने किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने स्वदेश में निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का सफल कैप्टिव एंड रिलीज उड़ान परीक्षण किया है। ध्यान में रखेंगे, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे क्या है। तो ये DRDO द्वारा है, निर्मित है, स्वदेशी, अब अपने देश में निर्मित है, तो इसका अभी उड़ान परीक्षण कर लिया है DRDO ने 100 का मतलब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ध्यान आगे पढ़िए। यह परीक्षण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के हॉक 1 विमान के जरिए किया गया है। हॉल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसी का एक विमान है हॉक 1, उसी के द्वारा इस 100 का परीक्षण किया गया है। और DRDO द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए परीक्षणों की श्रृंखला में 100 का यह 9वां सफल परीक्षण था। DRDO ये पिछले 5 वर्षों में 100 का 9वां सफल परीक्षण किया है, तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। पृष्ठभूमि क्या है, पढ़ते चलें। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? यह प्रणाली ग्लाइड बम श्रेणी से संबंधित है। 100 के पृष्ठभूमि के बारे में कि यह जो प्रणाली है ग्लाइड बम श्रेणी से संबंधित है। क्या है ग्लाइड, अभी आगे देखेंगे। और इसका विकास 2012-13 के आसपास भारतीय वायुसेना से
महत्वपूर्ण आदानों के साथ शुरू हुआ और पहली बार 100 का परीक्षण वर्ष 2016 में किया गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे 16 में, और 16 से 5 21 में 9 बार हो चुका है। और ग्लाइड बम क्या होता है ये देखिए, ग्लाइड बम यह एक ऐसा बम है जिसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा निर्देशित प्रणाली यानी गाइडेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करके वांछित लक्ष्य पर सटीकता से दागा जा सकता है। ग्लाइड बम क्या होता है कि वायुसेना क्या अपने लड़ाकू विमान में इसको लगाएगी और टारगेट कर देगी, ठीक है, गाइडेड मैकेनिज्म टारगेट कर देगी, फोकस को वहां पे जाना है, ऐसे जाना है, तो वहीं पे जाकर के सटीकता से उसको दाग सकता है, लक्ष्य को अपने भेज सकता है। इसका विनिर्माण कौन किया है? डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत आरसीआई द्वारा, रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा किया गया। इसका विनिर्माण 100 का डीआरडीओ के, ध्यान में रखेंगे, हैदराबाद में है। इसकी विशेषताएं क्या है? 100 की विशेषताएं क्या है? ध्यान से देखिए, यही है 100 क्या है, देखिए। इसे जमीनी लक्ष्यों, विशेष रूप से प्रतिकूल एयरफील्ड बुनियादी ढांचों या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहां कहां पे? जमीनी लक्ष्य पे, एयरफील्ड, बुनियादी ढांचा या कोई भी अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान। यह, इसका वजन 125 किलोग्राम का है और यह एक स्मार्ट वेपन है जो स्थल पर स्थित शत्रु की एयरफील्ड संपत्तियों जैसे कि रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और रनवे को 100 किलोमीटर की दूरी से ये निशाना बना सकता है। और उच्च सटीकता वाले निर्देशित बम का वजन भी इस श्रेणी की अन्य हथियारों की प्रणाली की तुलना में सबसे कम, 125 किलो इसका वजन ही है, ध्यान में रखेंगे। अन्य संबंधित विकास इसके द्वारा क्या है? और देखिए अन्य संबंधित विकास कि अक्टूबर 2020 में शत्रु के रडार और संचार संपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन की गई एक अन्य हथियार प्रणाली इसी तरीके की रुद्रम का भी परीक्षण किया गया था अक्टूबर 2020 में। और रुद्रम भारतीय वायुसेना के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसी टाइप के 100 टाइप की रुद्रम, और रुद्रम को भारतीय वायुसेना के संप्रेषण ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सीड के द्वारा क्षमता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी विशेषताएं क्या है सीड की? सीड रणनीति के कई पहलुओं में एक के रूप में एंटी रेडिएशन मिसाइलों का उपयोग मुख्य रूप से दुश्मन की हवाई रक्षा परिसंपत्तियों पर हमले के लिए हवाई युद्ध के प्रारंभ में किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, यही है सीड, ठीक है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 24वां हुनर हाट। इसके बारे में देखिए, अभी लगा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्या कह रहा है कि 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में 24वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी से, ठीक है, और ये शुरू है और ये चलेगा आपका तकरीबन कब तक चलेगा? ये चलेगा 4 फरवरी तक। 24वां हुनर हाट है, कहाँ? लखनऊ में। क्या क्या खास है इसके बारे में पढ़िए। हुनर हाट के विषय में देख लीजिए पहले क्या कह रहा है हुनर हाट के विषय में। हुनर हाट अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगर द्वारा बनाए गए, अल्पसंख्यक, ठीक है, माइनॉरिटीज, और बनाए गए हस्तशिल्प पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी है। और उल्लेखनीय है कि देश में पहले हुनर हाट का आयोजन नवंबर 2016 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था 2016 में। और ये 24वां हुनर हाट है जो लखनऊ में आयोजित, ठीक है, 22 जनवरी से 4 फरवरी तक। इस बार के इस हुनर हाट की थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदायों के जो कारीगर हैं उनके द्वारा जो भी हस्तशिल्प है, हैंडमेडेड शिल्प जो भी है या पारंपरिक उत्पाद, उन सब की ये प्रदर्शनी है। वोकल फॉर लोकल इस बार की थीम है, ध्यान रखेंगे। इसका आयोजनकर्ता कौन है? आयोजनकर्ता ये देखिए, इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत किया जा रहा है। एक योजना है जिसका नाम है उस्ताद, और इस उस्ताद योजना के तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 24वें हुनर हाट का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। और उस्ताद का पूरा नाम विकास के लिए पारंपरिक कलाओं शिल्पों में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन यानी उस्ताद है। अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर द डेवलपमेंट, यही है फुल फॉर्म उस्ताद का। और इसका लक्ष्य अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला शिल्प की समृद्ध और विरासत का रक्षा करना है, ये ध्यान में रखेंगे। उद्देश्य क्या है इस हुनर हाट का? क्या है उद्देश्य? हुनर हाट का उद्देश्य मास्टर कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों को बाजार तथा रोजगार के
अवसर उपलब्ध कराना है और इसमें ऐसे शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों के कौशल को संवर्धित करने की परिकल्पना की गई है जो पहले से ही पारंपरिक पुश्तैनी कामों में लगे हुए हैं। तो इन सारे पॉइंट्स का आप लोग ध्यान में रखेंगे। महत्व क्या है इस 24वें हुनर हाट का? क्या है महत्व? कि देश के विभिन्न स्थानों में आयोजित हो रहे हुनर हाट दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए उत्साहवर्धक और लाभदायक साबित हो रहे हैं। और एक ओर जहां हुनर हाट में लाखों लोग आते हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों द्वारा दस्तकारों, शिल्पकारों से करोड़ों रुपए की स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी भी की जाती है। और पिछले लगभग 5 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से 5 लाख से अधिक दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को, उनसे जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा ये टॉपिक है वो है कोविन ऐप। कोविन ऐप क्या है, इसके बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। कोविन ऐप क्या कह रहा है ये पढ़िए। कभी कोविड-19 का जो टीकाकरण का मामला चल रहा है आपको पता ही है, तो वही कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी, ठीक है, उसकी निगरानी और प्रबंधन में सुधार की दृष्टि से हाल ही में कोविन, जिसका पूरा नाम कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इस ऐप के एक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। कोविन ऐप एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो टीकाकरण अभी अब शुरू हो चुका है इंडिया में, और उसकी निगरानी और प्रबंधन में सुधार की दृष्टि से, ठीक है। इसका पूरा नाम है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन। इसका इंपॉर्टेंट क्या क्या बिंदु इसमें पढ़े। इस ऐप के विषय में पहले पढ़िए क्या कह रहा है इस ऐप के बारे में, जो कोविन ऐप ये लॉन्च हुआ है सॉफ्टवेयर। क्या कोविन एक क्लाउड आधारित सूचना में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसे भारत के कोविड-19 प्रतिरक्षण कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रबंधन हेतु तैयार भी किया गया है। और इसके तहत किए जाने वाले कार्यों में सूचना प्रबंधन में लाभार्थियों का पंजीकरण, टीकाकरण हेतु केंद्रों का आवंटन, लाभार्थियों को उनके टीका प्रदाता वैक्सीनेटर के नाम के साथ संदेश भेजना और कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन की शीशियों की लाइव निगरानी करना है इस ऐप के माध्यम से। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, इससे संबंधित एजेंसियां कौन कौन सी हैं जो इस पे काम कर रही हैं, कौन कौन सी संबंधित एजेंसियां हैं, ये देखिए। कोविन प्लेटफॉर्म का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वामित्व में किया जा रहा है। कौन कर रहा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तथा पूर्व में इसका उपयोग देश भर में पल्स पोलियो एवं महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी कार्यक्रमों के संचालन हेतु भी किया जाता था, तो वो वही कर रहा है। और कोविड-19 टीकों के वितरण हेतु भी इस मंच का विस्तार किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसके लिए बैकएंड और तकनीकी बुनियादी ढांचे के संचालन का भी कार्य कर रहे हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, इस ऐप की क्या है विशेषताएं, ये देखिए। विशेषताएं इस ऐप की, पहला तो निगरानी तथा ट्रैकिंग है, ये हेडिंग है, निगरानी तथा ट्रैकिंग। यह ऐप टीकाकरण अभियान की निगरानी और टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों की रियल टाइम ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। और इस प्रकार यह प्रॉक्सी टीकाकरण का मुकाबला करने में भी मदद करता है। इसका आधार क्या है, आधार सक्षम, ये देखिए। यह ऐप आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थियों की सटीक पहचान भी करेगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए, उसी दिन इसके स्थापना दिवस है, भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक, 25 जनवरी को हमारा इसका ईसीआई भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस है, उसी दिन स्थापना हुई थी इसकी। तो कब? 1950 को हुआ था भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को। तो उसी के याद में, उसी को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। और भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर 25 फरवरी को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भी की थी। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? मतदाताओं को सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और सूचित करना। यह है 2021 का थीम राष्ट्रीय मतदाता दिवस का।
और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है और इस दिवस पर मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जन जागरूकता का प्रसार भी किया जाता है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। और निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन हेतु भी उत्तरदायी है। ठीक है ना। आगे देखिए। और यह निकाय भारत में, मतलब ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। और भारत निर्वाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, किंतु वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 और चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है भारत में प्रतिवर्ष, तो इसके बारे में भी देखिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य लिंग भेद के कारण भारतीय समाज में लड़कियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना है और यह दिवस लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर भी देता है। और क्या है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में बालिका के अधिकारों और बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को रेखांकित करने के लक्ष्य से की गई थी। और ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारतीय समाज और संस्कृति में सदियों से लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती भी रही है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इस भेदभाव और असमानता की शुरुआत लड़की के जन्म लेने से पूर्व ही शुरू हो जाती है और भारत सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की इस स्थिति को बदलने और सामाजिक स्तर पर लड़कियों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के लिए मुफ्त या अनुदानित शिक्षा और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में सीटों का आरक्षण आदि भी शामिल है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो टॉपिक है वो है यूकेरिया जोशी। नाम से लग रहा है कि किसी महिला का नाम है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये चींटी है, चींटी की प्रजाति है। तो क्यों इसका नाम यूकेरिया है, क्या है, जोशी क्यों है, ये देखिए कि भारत में दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। जो चींटियां ये दुर्लभ हैं। केरल और तमिलनाडु में पाई गई चींटी यूकेरिया वंश की प्रजातियां इस दुर्लभ वंश की विविधता को बढ़ाती है। जो चींटी है ये केरल और तमिलनाडु में पाई गई है और सबसे खास बात है यूकेरिया वंश की प्रजातियां हैं। ठीक है ना। और ये एंटेनल खंडों की संख्या के आधार पर अपने वंश की अन्य प्रजातियों से अलग हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, अपने वंश की अलग प्रजातियों से अलग है। और इनमें से एक केरल के पेरियार बाघ अभयारण्य में पाई गई है, जिसका नाम प्रख्यात विकास मूलक जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में यूकेरिया जोशी रखा गया है। ये इसलिए ध्यान में रखेंगे, उन्हीं के सम्मान में। आगे क्या है कि मदुरै, केरल में है मदुरै के अलागर कोइल में खोजी गई दूसरी प्रजाति यूकेरिया डी कैमरा है और डी कैमरा 10 खंडों वाले एंटेनल को संदर्भित भी करती है। तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो टॉपिक है ये है भू खतरा प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन। भू खतरा प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। डीआरडीओ क्या कर रहा है इसके बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने और अस्थायी भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और समझौते के अनुसार डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग भी करेंगे और यह पहल देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट। और क्या कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने और अस्थायी भू खतरा प्रबंधन में सहयोग के लिए सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और समझौते के अनुसार डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग भी करेंगे। और यह पहल देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और समझौते के तहत डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन, हिमस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान के अस्थायी समाधान को तलाशने हेतु किया जाएगा। और सहयोग के लिए पहचाने गए कुछ क्षेत्रों में गंभीर हिमस्खलन भू खतरों की विस्तृत जांच, राष्ट्रीय राजमार्गों पर भू खतरों के अस्थायी शमन उपाय हेतु योजना, डिजाइन और निर्माण आदि भी शामिल है। और साथ ही इसमें सुरंग, निगरानी, शमन उपायों की देखरेख इत्यादि भी की जाएगी। सारा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। तो अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है, क्या है, ध्यान से पढ़ें। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के बारे में ध्यान से, कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं। किसको किए गए हैं, एक एक करके देखते चलिए। पहले सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में जान लीजिए क्या है। कि भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में संगठनों, जो भी संगठन है, और व्यक्तिगत स्तर पर भी, कोई व्यक्ति हो, संगठन हो, उस स्तर पर किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता व सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। ठीक है। और इस पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की जाती है। और इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख रुपए नगद, मतलब अगर कोई संस्थान है इसमें आपदा में जो अच्छे काम किया है उसको अगर पुरस्कार मिलेगा तो 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र। और अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया है तो उसको 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है आपदा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए। और क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है, जो संस्थागत श्रेणी में है, तथा डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु चुना गया है। 2021 में ये पुरस्कार जो संगठन है उसमें किसको मिलेगा, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को, और व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी व्यक्ति को मिलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। आगे देखिए। और उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में इस पुरस्कार के लिए डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को मिला था 2020 में, और श्री कुमार मन्नान सिंह को व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार का भी चयन किया गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, एनडीएमए देता है। और गौरतलब है कि एनडीएमए को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था। ठीक है। और एनडीएमए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और केवल भारतीय नागरिक और भारतीय संस्थान इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं और कोई नहीं। अब जो इस बार मिल रहा है जिस संस्था को ये पुरस्कार, उसके बारे में पढ़िए क्या कह रहा है कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी सीड्स को मिला है 2021 के लिए यह पुरस्कार सुभाष चंद्र आपदा इस संस्था के रूप में। तो क्या कह रहा है इस सीड्स के बारे में, ये देखिए ध्यान से कि सीड्स सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी ने आपदा क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। क्या, यह संस्थान भारत के विभिन्न राज्यों में सामुदायिक स्तर पर आपदा की तैयारियों, प्रतिक्रिया और पुनर्वास, स्थानीय क्षमता निर्माण आदि की दिशा में कार्य कर रहा है। और भारत में भूकंपों चाहे 2001, 2005, 2015 के परिणाम स्वरूप सीड्स ने राजमिस्त्रियों के एक समूह को तैयार किया है जो आपदा प्रतिरोधी निर्माण के कार्य में कुशल है। तो इसलिए इसको मिला इस बार। और सीड्स ने आपदा पूर्व चेतावनी और फीडबैक के लिए एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडलिंग जैसी तकनीक का भी उपयोग किया है, जिससे प्रभावित समुदायों की तैयारियों और फैसले लेने की क्षमता में काफी सुधार भी
हुआ है। अब इसी में ये जो व्यक्तिगत तौर पे यह पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। यही है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। क्या डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी भारत में उन अग्रदूतों में शामिल रहे हैं जिन्होंने सामान्य भू खतरों और विशेष रूप से भूस्खलन पर वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव रखी थी। और उन्होंने CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI में भूस्खलन पर भारत की पहली प्रयोगशाला और 3 अन्य केंद्रों की भी स्थापना की है। तो इसीलिए इन दोनों लोगों को मिला है। तो किसी संस्था को 51 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इसमें 5 लाख रुपए एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध समिति। क्या कह रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध समिति क्यों चर्चा में है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए, क्योंकि ये लागू हो गई है अभी। कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है और भारत सहित 9 बड़े देशों ने इस संधि का समर्थन नहीं किया है। ये ध्यान में रखेंगे, नहीं किया है। ये लागू हो गया है लेकिन भारत सहित बहुत सारे देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। अब क्या है इस संधि की पृष्ठभूमि। सबसे पहले आप देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये पढ़िए, तब सारी चीजें क्लियर होंगी। कि महासभा ने, यूनियन ने 2017 में संकल्प 71/258 के तहत परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक साधन विकसित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाने का फैसला किया था। यूएन महासभा ने क्या किया था 2017 में, उसका उनका एक संकल्प है, जैसे कि आप एक्ट समझ सकते हैं, अधिनियम एक्ट वगैरह, वैसे उनका संकल्प है 78/258 और 71/258। उसी के तहत जितने भी परमाणु हथियार हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए जिन जिन देशों के पास है, तो उसके लिए एक कानून विकसित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन, ठीक है, क्या हुआ उसके बाद। इस सम्मेलन का उद्देश्य परमाणु हथियारों के पूर्ण रूप से उन्मूलन के लिए एक वैश्विक सहमति तैयार करना था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 जुलाई 2017 को परमाणु हथियारों प्रतिषेध पर संधि को अपनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया था इसको, 7 जुलाई 2017 को, और 20 सितंबर 2017 को इस सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए इसे रखा भी गया था। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और क्या कह रहा है, और अभी तक 120 से अधिक देशों द्वारा इस संधि का समर्थन किया जा चुका है और 24 अक्टूबर 2020 तक 50 सदस्यों द्वारा इस संधि को हस्ताक्षरित करने के बाद इसके अनुमोदन से संबंधित दस्तावेजों को महासभा में जमा करने के बाद यह संधि 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है और भारत ने लेकिन इसका समर्थन नहीं किया है। ध्यान में रखेंगे। अब ये जो संधि है संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार संधि, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, क्या है इस संधि के नियम, क्या है प्रावधान, ये पढ़िए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। क्या है प्रावधान। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध यानी TPNW, द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जितने भी परमाणु हथियार है उन पर प्रतिबंध। संधि में हथियारों से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधों के व्यापक प्रावधानों को शामिल किया गया है। और क्या शामिल है ये देखिए, इनमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल, उनका परीक्षण, उत्पादन, अधिग्रहण, अधिकार, भंडार, उपयोग या परमाणु हथियारों, ये हथियार है ना, हथियारों की धमकी न देने के उपक्रम शामिल है। ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। इसके तहत जो लोग इस संधि के हस्ताक्षरित है वो लोग ये सब चीजें नहीं करेंगे। और यह संधि सदस्य देशों को, जो भी इसके सदस्य देश हैं, यह संधि सदस्य देशों को उनकी राष्ट्रीय सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को विकसित करने, उनकी तैनाती को प्रतिबंधित करती है और निषिद्ध गतिविधियों के संचालन में किसी भी राज्य को सहायता करने पर रोक भी लगाती है। और यह संधि सदस्य राज्यों को उनके क्षेत्राधिकार में या नियंत्रण क्षेत्र में TPNW के तहत निषिद्ध किसी भी गतिविधि को रोकने और दबाने के लिए बाध्य करती है। सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और क्या है प्रावधान, इस संधि के तहत सदस्य राज्य परमाणु हथियारों के उपयोग या परीक्षण से प्रभावित व्यक्तियों को
पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं और साथ ही इन हथियारों के उपयोग या परीक्षण से प्रभावित उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों में पर्यावरणीय उपचार के आवश्यक और उचित उपाय करने से के लिए संबंधित गतिविधियां भी संचालित करनी होंगी। और परमाणु संपन्न जो देश हैं वो उनका ये विरोध करने का कारण क्या है ये भी पढ़िए। जो परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियारों से संपन्न जो देश हैं, उनके इस संधि के विरोध करने के क्या कारण है ये पढ़िए, नीचे दिया गया है कि परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों, इन 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। कौन कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तरी कोरिया और नाटो संगठन, इनके पास है परमाणु हथियार। इनके सदस्य देशों ने इस संधि के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, ध्यान में रखेंगे। और भारत का कहना है कि वह निरस्त्रीकरण पर जिनेवा में हुए सम्मेलन को एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में मान्यता देता है, लेकिन वैश्विक रूप से निशस्त्रीकरण, ये शस्त्रीकरण होगा ना, ये शस्त्रीकरण है, और वैश्विक रूप से निशस्त्रीकरण के मुद्दे को संबोधित करने में वर्तमान संधि समझौता पर आशंका भी व्यक्त करता है। तो भारत ने इस पर यह प्रतिक्रिया दिया है। और क्या? और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कहना है कि यह परमाणु निरोध के महत्व को नजरअंदाज करती है और यह संधि उत्तर कोरिया जैसे देशों के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न गंभीर खतरे की पृष्ठभूमि में वैश्विक शांति और स्थिरता की खतरा को भी कम करती है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एवं सफेद मगरमच्छ के बारे में। भितरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और वहीं पे सफेद मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्या है? इसको फिर से खोल दिया गया है। क्या है? ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों? हाल ही में उड़ीसा के सफेद मगरमच्छ पार्क भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसमें सफेद मगरमच्छ पाए जाते हैं, उड़ीसा में है, इसको फिर से खोल दिया गया है। और वार्षिक जनगणना के बाद भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया है। तो क्या है खास बात? खोल दिया गया इसलिए चर्चा में है। अब भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पहले पढ़िए क्या खास है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में अवस्थित है और यहाँ सफेद मगरमच्छ, व्हाइट क्रोकोडाइल, काफी अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को सफेद मगरमच्छ पार्क भी कहा जाता है। और उल्लेखनीय है कि एस्चुरी मगरमच्छ को ही सफेद मगरमच्छ कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, एस्चुरी जो मगरमच्छ होते हैं वही सफेद होते हैं। और यह दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क भी है। कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान में रखेंगे। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी बैतरणी नदी के मुहाना क्षेत्र में स्थित एक समृद्ध व जीवंत इको प्रणाली सिस्टम है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि किस नदी के बीच में है। तो अब मगरमच्छ के बारे में देख लीजिए, क्योंकि मगरमच्छ के बारे में बात हो रहा है। मगरमच्छ क्रोकोडाइल क्या है? भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। मगर या दलदली मार्स मगरमच्छ, मगर या मगरमच्छ कहते हैं उनको, दलदली मार्स जो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे ऐसे। और खारे पानी का मगरमच्छ जिसको एस्चुरी मगरमच्छ कहते हैं, जो सफेद मगरमच्छ होता है। और तीसरा है घड़ियाल। ये 3 टाइप होते हैं इनके। तो जो पहला है मगर, उसके बारे में देखिए। मगर या मगरमच्छ, ये है मगर, ठीक है, जो दलदले क्षेत्रों में पाया जाता है। इमेज में देख रहे हैं, आगे देखिए। मगर को दलदली या मार्स मगरमच्छ भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी, झील आदि के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और यह लगभग भारत के हर क्षेत्र में पाया जाता है। और मगर को भारतीय मगरमच्छ भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। मगर भारत के अलावा पूरे उपमहाद्वीप में भी पाए जाते हैं और इसे IUCN की सुभेद्य सूची में शामिल किया गया है। मगर जो मगर है मुख्यतः मीठे पानी में ही पाए जाते हैं, जैसे नदी, झील इत्यादि, ठीक है, जो पीने योग्य पानी होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा है एस्चुरी मगरमच्छ, यानी ये सफेद मगरमच्छ। क्या है? एस्चुरी मगरमच्छ खारे पानी के मगरमच्छ हैं और भारत में ये सबसे अधिक
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और भीतरकनिका के अलावा एस्चुरी मगरमच्छ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। और एस्चुरी मगरमच्छ को IUCN की कम चिंतनीय यानी लिस्ट कॉन्सर्न सूची में शामिल किया गया। ये कम चिंतनीय है, लेकिन जो मगर है, जिसको भारत का मगर भी कहते हैं, जो पहला हमने पढ़ा, वो वर्नुएबल के इसमें है। और तीसरा है घड़ियाल। आप इमेज में देख सकते हैं, आगे है घड़ियाल। घड़ियाल जो है ये भी लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं और यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। और भारत में यह अधिकतर हिमालयी नदियों में पाया जाता है। और भारत में घड़ियाल की ज्यादातर आबादी निम्न अभयारण्य में पाई जाती है: चंबल नेशनल पार्क, सोन नदी अभयारण्य, कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य, महानदी का वर्षावन बायोम, ओडिशा का सतकोसिया अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स आदि राष्ट्रीय उद्यान में ये घड़ियाल पाए जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये होते हैं घड़ियाल। इनका मुंह इस तरीके से ऐसे पतला होता है, लंबा, यही होते हैं घड़ियाल। ठीक है। और मगरमच्छ की अन्य प्रजातियों की तुलना में घड़ियाल काफी संकट की स्थिति में है, इसलिए इनके संरक्षण हेतु काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। और घड़ियाल को IUCN में गंभीर रूप से संकटापन्न यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड की सूची में शामिल किया गया है। और गौरतलब है कि घड़ियाल व एस्चुरी मगरमच्छ दोनों के संरक्षण कार्यक्रम को पहली बार 1975 में उड़ीसा में ही लागू किया गया था। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यह मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, अनअकैडमी का प्रोफाइलिंग जरूर फॉलो करेंगे और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए कि और भी बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके। और कल फिर हम लोग मिलेंगे 10:30 बजे अपने इसी क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।